बायोपेस्टिसाइड्स इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो बायोपेस्टिसाइड्स का रोल और जैसे जिसके थ्रू हम पेस्ट को मैनेज कर सके। तो बायोपेस्टिसाइड्स एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, जिसमें आता है प्लांट्स, माइक्रोब्स या फिर नेचुरल सब्सटेंसेस। और इनका टारगेट होता है कि वो स्पेसिफिक पेस्ट या डिजीज से हमको बचा सके, नॉट हमको एक्चुअली क्रॉप प्रोडक्शंस को बचा सके। ये जो है ये इको फ्रेंडली अप्रोच है जिसमें हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते हैं और नेचुरल पेस्टिसाइड्स को प्रेफर करते हैं। तो नेचुरल पेस्टिसाइड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है या लिविंग क्रिएचर से बना हुआ है, वो है बायोपेस्टिसाइड जो इजीली डिकम्पोज हो सकता है, और डिकम्पोज होने के कारण इसमें एनवायरमेंटल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये पेस्टिसाइड का जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है सॉइल में उसको भी नहीं होने देगा। तो आप बार बार बायो पेस्टिसाइड्स को यूज कर सकते हो और पेस्ट किल होते रहेंगे। इसके कारण जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी मेंटेन रहेगा। कैटेगरी ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, पहला है माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स, बायोकेमिकल बायोपेस्टिसाइड्स, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स, बॉटनिकल बायोपेस्टिसाइड्स, प्रेडेटर एंड पैरासिटॉइड्स। तो पहला है माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स। इसमें आता है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और प्रोटोजोआ जो इसको पेस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ये एक बैक्टीरिया है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ये सारे टॉक्सिन्स कैटरपिलर और इंसेक्ट लार्वा के लिए हार्मफुल है। तो ये एक तरह का बायोपेस्टिसाइड हो गया। उसी तरह से बिएवेरा बेसिना, ये एक फंगस है जो कि इंसेक्ट के ग्रोथ को, वाइट फ्लावर्स, एम्फिस, एफिड्स और ट्रिप्स, इन सबको कंट्रोल करते हैं। जो गार्डनिंग करते हैं या जिनके पास फार्म्स है उनको पता होगा कि जैसे ही सीजन्स चेंज होते हैं तो एफिड और थ्रिप्स का अटैक ज्यादा होता है। तो उसके लिए नॉर्मल इंसानों को पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना होता है। तो उसके जगह अगर आप इस फंगस का स्प्रे करें तो उससे भी आपको सेम या इक्विवेलेंट से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये है आपका माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स। अब आते हैं हम बायोकेमिकल बायोपेस्टिसाइड्स। अब ये बायोपेस्टिसाइड्स तो है, मतलब नेचुरल है, डिकम्पोजेबल है, पर ये वो सब्सटेंसेस है जिसमें जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण ये पेस्टिसाइड्स है। तो ये जो है नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है, आपके घर के सब सब्सटेंसेस है। सबसे कॉमन सब्सटेंस जो है वो एग्जाम्पल है नीम ऑयल। नीम जो है क्योंकि वो कड़वा होता है तो ये क्या करता है, ये आपके इंसेक्ट्स अटैक को भी कम कर देता है। इसका फीडिंग डिटर्जेंट, ये फीड जैसे इंसेक्ट उसको फीड करेगा तो उसके बाद वो इंसेक्ट उसको पसंद नहीं करता है तो बार बार उस पे नहीं आएगा। तो नीम ऑयल जो है ये नेचुरल नीम के पत्तियों से बना हुआ नीम ऑयल होता है। नेक्स्ट है इंसेक्ट फेरोमोन्स। इंसेक्ट फेरोमोन्स वो स्मेल्स है जिसके कारण इंसेक्ट की जो मेटिंग होती है ये कम हो जाती है, तो पेस्ट का पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न्स, इसमें बैसिलस थुरिंजिनेसिस डाला गया है। पाइथ्रियम, ये एक एक्सट्रैक्ट है जो क्रिजेंथेमम से निकाला जाता है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स है। अब पायरेथियम और क्रिजेंथेमम क्या है, क्रिजेंथेमम होता है सेवंती। जो अभी ठंडियों के सीजन में आपको सेवंती मिलता है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकलता है जो है पायरेथ्रियम, और इसको यूज किया जाता है फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। मतलब इसमें इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी है और काफी हाई रेंज के इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी इसमें दिखता है। और नीम में होता है एराजेटिचिन, जिसको आप वाइडली यूज कर सकते हो इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो घर में अगर चावल भी स्टोर करना है तो उसमें भी नीम की पत्तियां डाल के स्टोर करते हैं। प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स, इसमें प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करके उसके अंदर इस तरह का जीन्स डाला जाता है जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स बन जाता है। तो इसमें जो प्लांट है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा जिसके अंदर पेस्टिसाइडल एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट किया गया है। बॉटेनिकल बायोपेस्टिसाइड्स, जहां पे हम
प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स को यूज करते हैं फॉर पेस्ट कंट्रोल। अगर आपने नीम ऑयल स्प्रे कर दिया है या टर्मरिक स्प्रे कर दिया है तो इंसेक्ट का, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो या फ्लाइज जो अटैक करते हैं वो भी कम हो जाएगा। प्रीडेटर एंड पैरासिटॉइड्स, ये बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए लेडी बर्ड, और जो प्रेडेटर है वो है माइट्स। वैसे ही पैरासिटिक वेब्स जो है वो कंसिडर किया जाता है एज अ बायोपेस्टिसाइड जो पेस्ट के कंट्रोल को करते हैं। मतलब लेडी बग्स अगर आते हैं तो फिर आपके उसमें अगर माइट्स है तो उसको वो खा लेगा। तो इस तरह से भी कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो आपके प्रोटेक्शन प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, अब आते हैं पेस्ट मैनेजमेंट कैसे इंटीग्रेटेड होता है। ये एक इकोसिस्टम बेस्ड स्ट्रेटजीज है जिसके कारण वो जिसका मेन फोकस होता है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। हम पेस्ट को सिर्फ 2 दिन 4 दिन नहीं, हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर हमको चीज को बचाना है तब हम जब बायो पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं और ये रूटीन में ले आते हैं तब ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। अब पेस्ट को डैमेज होने से बचाने के लिए बायोलॉजिकल मेथड और उसका हैबिटेट को मैनिपुलेट करना, उसका कल्चरल प्रैक्टिस जो उस तरह के प्लांट्स की नॉर्मल प्रैक्टिस है, हो सकता है उस प्रैक्टिस के कारण पेस्ट आ रहा हो तो उसको भी कंट्रोल कर देना और रेजिस्टेंट वेराइटीज डेवलप कर लेना। यह है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मेन मकसद। केमिकल पेस्टिसाइड्स तभी यूज किया जाता है जब बायोपेस्टिसाइड्स वर्क ना करे या फिर ऐसा कुछ मैकेनिज्म है जिससे ह्यूमन हेल्थ, बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट इन तीनों को डैमेज ना पहुंचे तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहलाएगा। अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करना है तो ध्यान ये रखे कि कंसंट्रेशन इतना मिनिमम हो कि ह्यूमन हेल्थ को डैमेज ना करे। अब आते हैं इसके मेन प्रिंसिपल्स पे। सबसे पहला है मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। पेस्ट पॉपुलेशन जो है जिसको आपको किल करना है उसको आप पहले अच्छे से मॉनिटर करिए, उसकी एक्यूरेसी आइडेंटिफाई करिए कि कब आता है, किस तरह का पेस्ट है, कौन से सीजन में आता है, किस टाइम ड्यूरेशन में आ रहा है और क्या है ये ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन है जिसके कारण आ रहा है। तो ये हो गया आपका मॉनिटरिंग और आइडेंटिफिकेशन। फिर आता है प्रिवेंटिव कल्चरल प्रैक्टिस। अब अगर हम कुछ उसमें टेक्निक्स यूज करें जैसे कि क्रॉप रोटेशन, अगर हम क्रॉप बीच में रोटेट कर दे रहे हैं तो क्या उस फार्म में उस पेस्ट का अटैक बंद हो रहा है? क्या प्लांट पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स को हम डाल दे तो उससे मेंटेन हो रहा है, या पूरा सैनिटेशन उस एरिया का पेस्ट सैनिटेशन अगर आप अच्छे से कर दे तो क्या उससे कंट्रोल हो रहा है? तो ये होता है कल्चरल प्रैक्टिसेस। अगर आपको दिख रहा है कि क्रॉप रोटेशन से ठीक हो जा रहा है बार बार तो फिर आप क्रॉप रोटेशन को प्रेफर कर सकते हैं और ये एक नेचुरल प्रैक्टिस में लाना होगा जिसके थ्रू फ्यूचर में और कंट्रोल करने की एक्स्ट्रा में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्शन थ्रेशोल्ड, जब करना है पेस्ट कंट्रोल उस टाइम पे करना है जब वो एकदम पीक लेवल पे हो। जब वो पीक लेवल पे हो मतलब जितना कंट्रोलेबल है, जहां तक आप यूज नहीं करेंगे तो चल सकता है, उससे अगर बढ़ जाए तब आप थ्रेशोल्ड, उस लेवल को बोला जाता है थ्रेशोल्ड, और उससे जब ऊपर हो जाए तब आप उसको पेस्ट कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो अननेसेसरी हम पेस्ट डालते हैं, मान लीजिए नीम ऑयल आपको स्प्रे करना है पर कीटाणु आए तब आप स्प्रे करें। अगर कीटाणु है ही नहीं, कोई पेस्ट आया ही नहीं है तो आप जबरदस्ती अगर स्प्रे करें तो प्लांट फिर रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है अगर लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट्स है तो। कंट्रोल मेथड में आता है अगर थ्रेशोल्ड से एक्सीड नहीं कर रहा, और जैसे मैंने बताया कि अगर थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं कर रहा है तो यूज करने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर थ्रेशोल्ड एक्सटेंड कर रहा है तो आप यूज कर सकते हैं। उतना ही यूज करें जितना आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट हो। बायोपेस्टिसाइड्स, प्रीडेटर, मैकेनिकल मेथड इनको प्रायोरिटाइज करें ताकि सिंथेटिक या केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज कम करना पड़े।
रोल ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम बायोपेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेचुरल रिकम्पोजर्स है, नेचुरली प्रोडक्ट्स है, तो वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। पॉल्यूशन ना के बराबर होगा, ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम नहीं होगा, उनके हेल्थ में कोई डैमेज नहीं होगा, और ये नॉन टारगेटेड स्पीशीज को भी डैमेज नहीं करेगा। रेजिस्टेंस मैनेजमेंट, ये जो रेजिस्टेंस मैनेजमेंट है ये मल्टीपल मोड्स में काम करता है। तो पेस्ट पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस केमिकल में होता है, पर इसमें और बहुत रेट जो है उसका बहुत ही कम हो जाता है। मतलब अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स में 5 बार या 10 बार यूज करने के बाद वो रेजिस्टेंट हो जाए, तो इसमें हो सकता है 20 to 25 टाइम्स यूज करने के बाद रेजिस्टेंट हो। और मैक्सिमम कोशिश करना है कि हम उसमें कंट्रोल ना करें। जहां तक नेचुरली प्लांट अपने आप को डिफेंस कर सकता है वहां तक प्लांट को करने दिया जाए। कंपैटिबिलिटी विद अदर आईपीएम मेथड्स, अदर आईपीएम जो बायोपेस्टिसाइड्स के साथ अच्छा काम करता है वो है कल्चर। किस तरह के कल्चर्स को आप यूज करेंगे, जैसे क्रॉप रोटेशन है, या कोई अगर आपके पास लाइट सोर्सेस है जो उसको रिपल करे, मैकेनिकल मेथड्स आप यूज कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स है जिससे आप बायोपेस्टिसाइड्स को यूज करना चाहिए। सेफ फॉर ह्यूमन एंड नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म के लिए टारगेट है उसी को हार्म करता है, बाकी को नहीं करता, और ह्यूमन बींग्स को कोई भी हार्म नहीं करता। जिनके घर पेट्स है, जिनके घर छोटे बच्चे हैं, उनके घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच में आता है, ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है। इसमें आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी जैसे क्रॉप रोटेशन हो गया, पेस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म्स हो गया, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो गई, उसका डोसेज डिसीजन हो गया, ये सारा चीज आपको डिसाइड करके इंटीग्रेटेड अप्रोच आप रेडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, इसमें हमने देख लिया है पहले ही, बैसिलस thuringiensis जो कि लेप्टिडोरियन पेस्ट को ही, जो कि जैसा कि कैटरपिलर्स वगैरह है, इसी को कंट्रोल करता है। नीम ऑयल एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज और लीफ हॉपर्स को कंट्रोल करता है। ट्राइकोडर्मा नेचुरल फंगिसाइड्स, नेचुरल फंगस जो ग्रो करता है उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर देता है। तो इसमें से जो फंगस टोमेटो या कुकुम्बर को कंटामिनेट करता है या एक्सापोलेट करता है वो सब चीज बंद हो जाता है। तो ट्राइकोडर्मा एक बेस्ट फंगस है जो कि आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, ताकि उसमें सॉइल में अगर कोई फंगस है तो उसको वो डैमेज करने से रोक देगा। चैलेंजेस क्या आता है, कॉस्ट, क्योंकि ये बायोपेस्टिसाइड्स है तो ये एक्सपेंसिव तो होंगे केमिकल के कंपैरिजन में। यूज भी जो है एफिकेसी यूज जो है ये स्लोअर है। केमिकल पेस्टिसाइड्स जल्दी काम करता है, ये स्लो काम करता है, पर ये नेचुरल है, हेल्दियर वर्जन है, इसीलिए हमको ये यूज करना चाहिए। स्टोरेज एंड शेल्फ लाइफ, बायोपेस्टिसाइड्स का शेल्फ लाइफ कम होगा और स्पेसिफिक कंडीशन पे ही आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे उसका टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं, पर एक शेल लाइफ 1 साल तक होता है मैक्सिमम। लैक्स ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि हमको पता नहीं है, हम अगर गार्डनिंग भी कर रहे हैं तो भी हम जाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, हम एनपीके की बात करते हैं, पर नेचुरली ऑकरिंग न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल है, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, ये सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। उसी तरह से नीम ऑयल का स्प्रे करना, हल्दी का स्प्रे करना, दालचीनी का स्प्रे करना, ये सारे नेचुरल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं होता। तो अगर हमको पता ही नहीं है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस कम है, ये इस अवेयरनेस को लाना होता है। एडवांटेजेस, इको फ्रेंडली है, टारगेट स्पेसिफिक है, तो एक्स्ट्रा कोई भी चीज को हार्म नहीं होगा, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस का डेवलपमेंट कम हो जाएगा, और ये ह्यूमंस और एनिमल के लिए सेफ है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की अगर बात करें तो बायोपेस्टिसाइड एक प्रॉमिसिंग फील्ड है जहां पे जिसको हम फ्यूचर में देख सकते हैं, और ये मतलब जैसे जैसे आप इसको स्प्रेड करेंगे आप समझ रहे हैं कि हाँ बायोपेस्टिसाइड्स यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू केमिकल पेस्टिसाइड,
और आप अगर 4 जन को जानते हैं जो बायो पेस्टिसाइड की जगह केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो आप उनको अवेयर करिए। जब तक आप सब लोग मिलके अपने आसपास के लोगों को, अपने पहचान के लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, तब तक बायो पेस्टिसाइड सबके घर में नहीं पहुंच सकता, सबके फार्म्स में नहीं पहुंच सकता। और अगर सबके फार्म्स में, सबके खेत में नहीं पहुंच रहा है, तो उस खेत के प्रोडक्ट्स तो हमारे घर आ रहे हैं जिसमें हार्मफुल केमिकल्स यूज हो रहे हैं। तो ये एक रिवॉल्यूशन लाना है जहां पे हमको नॉर्मल पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स की जगह बायो पेस्टिसाइड्स को यूज करना है। तो फाइनली हम अगर कंक्लूड करना चाहें तो बायो पेस्टिसाइड्स एक इंटीग्रल पार्ट है इंटीग्रल पेस्ट मैनेजमेंट का, और इससे लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। ग्रेटर एजुकेशन, एडुकेटेड पीपल्स को हम रिसर्च ओरिएंटेशन और पॉलिसी कंट्रोल सिस्टम्स पे हम इसको अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि जब तक इसका एडुकेशन स्प्रेड नहीं होगा तब तक ये मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएगा, तब तक छोटे छोटे खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होता रहेगा। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। जैसा जितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए है, उतना प्रैक्टिकली भी इम्पोर्टेंट है। आपके घर में जितना भी छोटा मोटा खेत हो, छोटा मोटा गार्डन हो, उसमें भी आपको रिवॉल्यूशन लाना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।